मॉर्निंग स्टूडेंट, BA BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर अनु झाजड़िया। कल हमने बात की थी कि मानसून या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश की हम बात कर चुके थे। जल और स्थल का स्वभाव इसकी भी हम बात कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि जल और जो स्थल भाग है दोनों के स्वभाव में अंतर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं उसमें दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक तथा रात का 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। रीज़न बताते हैं कि जो रेगिस्तान होता है मिट्टी कैसी पाई जाती है, बालू मिट्टी पाई जाती है। तो बालू मिट्टी का स्वभाव क्या होता है, जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। तो गर्म होगी तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा, ठंडी होगी तो तापमान अत्यधिक कम हो जाएगा। लेकिन जो जल का स्वभाव है धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे ठंडा होना। इसी कारण आपने देखा होगा कि जितने भी समुद्र तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर न तो अधिक सर्दी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। आपने मुंबई की बात की, जलवायु कैसी पाई जाती है, सम जलवायु। आपने दिल्ली की बात की, गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में सर्दी। सही है, दोनों में अंतर पाया जाता है। क्यों अंतर पाया जाता है? यह जल के समीप है इसलिए जलवायु अनुकूल पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। जबकि यह जल से दूरी है या हम कह सकते हैं कि सागर से दूरी है, जिसके कारण दिल्ली का जो तापमान है यहाँ पे आप कह सकते हैं जो दिल्ली की जलवायु है वह विषम प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सागर तल से दूरी। इसमें भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो भारत सागर तल से दूरी, सागर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है हम महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाते हैं वहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी पाई जाती है। या कह सकते हैं कि सागर के पास वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है। और जैसे जैसे हम भीतरी भागों में, महाद्वीप के भीतरी भागों में जाते हैं तो जो जलवायु है या तापमान है उसमें अत्यधिक विषमता पाई जाती है। मैंने आपको एक कल शब्द बताया था तापांतर। तापांतर का अर्थ होता है दिन और रात के तापमान में अंतर। तापांतर, तापमान में अंतर, कि दिन और रात के जो तापमान में अंतर होता है उसको हम बोलते हैं तापांतर। एक दिन का होता है तो हम उसको बोलते हैं दैनिक, महीने का होता है तो मासिक तापांतर और वर्ष का होता है तो वार्षिक तापांतर। अब सागर तल से दूरी की बात करें, जो भाग यहाँ किनारे पर स्थित हैं न तो अत्यधिक तापमान होगा और न तापमान कम होगा, लेकिन यहाँ पर जो तापमांतर है उसमें अंतर कम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर किसी भूभाग या महाद्वीप के भीतरी भागों में कोई स्थान है वहाँ पर तापमांतर में अत्यधिक अंतर पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल का प्रभाव अधिक रहता है और यहाँ पर स्थल का प्रभाव अधिक रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कि सागर तल से ऊंचाई की। आपने देखा होगा कि भारत का जो समुद्री तल का मापन है वो कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से, क्योंकि चेन्नई का जो तट है सर्वाधिक विस्तृत तट माना जाता है। और उसको आपने एक चीज़ और देखी होगी कि रेलवे स्टेशन आप जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई इतने मीटर। तो जो तल का मापन है वो कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई का जो समुद्री तट है वहाँ से तल का मापन किया जाता है। सागर तल से अगर हम ऊंचाई की बात करें, एक है हमारे पास आगरा या दिल्ली बोल सकते हैं हम, और दूसरा इसी अक्षांश पर हमारे पास है दार्जिलिंग। ठीक है, सर्दियों की बात करें यहाँ तो मिलेगा 16 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ मिलेगा 5 डिग्री या 4 डिग्री टेम्परेचर। कि दोनों में क्या है, एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन दोनों के टेम्परेचर में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। रीजन क्या है? सागर तल से ऊंचाई की आगरा की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं है जितनी दार्जिलिंग जितनी ऊंचाई पर स्थित है। कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। आपने देखा होगा कि 165 मीटर पर धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसको हम नाम क्या देते हैं? तापमान की सामान्य हार्श दर।
ये जो टेम्परेचर कम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तापमान की सामान्य हार्श दर, कि इस दर से टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो आगरा की बात करें और दार्जिलिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कैसा मिलेगा, हमें कम मिलेगा। तापमान कम मिलेगा तो जलवायु कैसी रहेगी वहाँ पर, कह सकते हैं कि गर्मी के समय अनुकूल जलवायु मिलेगी। दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि भारत इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, विश्व का 2.4% यहाँ पर क्षेत्रफल है और 17.5% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। इतने बड़े क्षेत्र पर एक जैसी जलवायु पाया जाना संभव नहीं है। उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। दूसरा, जैसे गर्मी होती हैं तो आप कहाँ घूमने जाते हैं गर्मियों में? गर्मियों में हम किसी पर्वत पर घूमना पसंद करते हैं, चाहे राजस्थान का माउंट आबू हो, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत। हम कहाँ घूमना पसंद करते हैं? ऊंचाई वाले स्थानों पर, क्योंकि वहाँ पर गर्मी से राहत के लिए तापमान क्या मिलता है, कम पाया जाता है। जबकि उत्तर भारत में लू चलती हैं, उस समय हमारा माउंट आबू कह सकते हैं, या राजस्थान के जो ऊंचाई पर स्थित भाग हैं, दार्जिलिंग है, शिमला है, वहाँ पर टेम्परेचर तापमान कम पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर गर्मियों के समय में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात करें सर्दियों में कहाँ जाना पसंद करते हैं? गोवा, चेन्नई, मतलब समुद्री जो तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या होता है? जैसे हमारे कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो हमारे यहाँ ये क्या है, भारत का मानचित्र है और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से। कब गुजरेगी? 21 जून को। सही है, 21 जून को कर्क रेखा की स्थिति यहाँ रहती है। हम कह सकते हैं कि सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है। तो हमारे इस वाले क्षेत्र में भी गर्मी रहेगी, इस वाले क्षेत्र में भी गर्मी रहेगी और ऊपर वाले क्षेत्र पे भी किस प्रकार का तापमान रहेगा? तापमान अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कहाँ चमक रहा है? यहाँ चमक रहा है। तो उष्ण प्रकार की जलवायु है या नहीं है? तो ऐसे समय में जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वो घूमने की दृष्टि से सर्वाधिक प्रिय माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तापमान में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। अगर आपको सर्दियों में घूमना है, सर्दियों में आप इस तट वाले क्षेत्र पर कहीं भी घूम सकते हैं, जलवायु आपको अनुकूल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब सर्दियों की बात आएगी तो सूर्य कहाँ चमकेगा? सीधा इस मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। जब सूर्य यहाँ चमकेगा तो आपकी इस वाले क्षेत्र पर उसका इतना अधिक प्रभाव नहीं रहेगा और उस समय कौन से जो क्षेत्र हैं वो घूमने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो समुद्र या हम कह सकते हैं समुद्री तट या बीच वाले जो भाग होते हैं वह घूमने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो जो सागर तल से ऊंचाई है वो भी इस चीज़ को प्रभावित करती है कि हम सभी जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। और सूर्य की स्थिति यहाँ या यहाँ रहने से इस पूरे क्षेत्र में तापमान अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि जो ऊंचाई वाले भाग हैं, हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर गर्मियों में घूमना पसंद किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि उच्चावच को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और इसका एक नाम और भी है उत्तुंगता। उत्तुंगता भी कहा जाता है ऊंचाई की। ऊंचाई भी क्या करती है? किसी जो प्रदेश या जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में उसको शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बात अभी हमने की वही चीज़ इस पे भी लागू होती है कि दो स्थान सेम अक्षांश पर स्थित हैं। एक हम बात करें किसकी? आगरा की। दूसरे हमने बात करी दार्जिलिंग की। लेकिन दोनों के ऊंचाई के कारण दोनों के किस में अंतर पाया जाता है? दोनों के तापमान में अंतर पाया जाता है। और यह जो ऊंचाई है यह भी क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। अच्छा, अब ये बताइए भारत में ऋतुएं कितनी पाई जाती हैं? कल एक मार्स डे ने एक बात कही थी। कौन सी बात कही थी? कि विश्व में समस्त प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। किसने कही थी ये बात? मार्स डेन ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऋतुएं कितनी है आपके पास? 6। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, हिंदी महीने आते हैं क्या? चलो करते हैं बात। इंग्लिश तो सभी को आते होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऋतुओं की। ऋतुएं
फर्स्ट कौन सी आती है? फर्स्ट ऋतु कौन सी होती है? बसंत, होली के आसपास। बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, फिर हेमंत और लास्ट में आता है शिशिर। ठीक है, अब इन्हीं को हम अंग्रेजी महीनों में मार्च और अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जनवरी और ये फरवरी। सही है, ये आ गए हमारे अंग्रेजी महीने की। हम बात करें बसंत कौन से महीने में आएगा? मार्च या अप्रैल में। सही है, ये थे हमारे अंग्रेजी महीने। देसी महीनों की बात करें, हिंदी महीनों की बात करें, सबसे पहले कौन सा आता है? चैत्र। चैत्र के साथ बैसाख, चैत्र बैसाख, आषाढ़, चैत्र बैसाख। एक बार वापस देखिए इसमें, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? जेठ। दो हैं इस बार, एक है। चैत्र बैसाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ के बाद क्या आता है? बारिश कौन से महीने में आती है? सावन, श्रावण। श्रावण के बाद भाद्र, भादवा भी बोलते हैं जिसको, भाद्र। भाद्र के बाद आश्विन, आश्विन। आश्विन के बाद, आश्विन के बाद आता है आपका कार्तिक। कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष के बाद आएगा आपका पोष जिसको बोलते हैं। ये आ जाएगा माघ, और ये आ जाएगा फाल्गुन। लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर आता है, लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। जेठ बोल देते हैं, ज्येष्ठ होता है सावन, आसवन, आसोज जिसको बोलते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसवन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। आपको पता हो कि जो हमारे अंग्रेजी महीने हैं ये किस पे आधारित होते हैं? सूर्य पर। इनकी गणना किसी का देते हैं? सूर्य पर। जो हमारे हिंदी महीने होते हैं, हिंदी महीने होते हैं, इनकी गणना हम किससे करते हैं? चंद्रमा से। आपने देखा होगा कि चंद्रमा में कलाएं होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपने दूसरा सुना होगा अंधेर है चांदन है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष जो होता है उसमें अंधेर होती है, और शुक्ल पक्ष होता है उसमें चंद्रमा की रोशनी होती है। तो हमारा जो हिंदी महीना है वो कौन से माह से स्टार्ट होता है? चैत्र से स्टार्ट होता है, लेकिन हम अंग्रेजी को मानते हैं। न्यू ईयर कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। तो हमारा जो वैसे मार्च से स्टार्ट होता है ये। तो जो हिंदी जो महीने हैं वो किस पे निर्भर हैं? चंद्रमा पर। जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार से एक महीने में एक पूर्णिमा, एक अमावस्या, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हिंदी जो महीने आते हैं उसमें तिथि होती हैं। ये तिथियाँ, ये डेट, लेकिन हिंदी महीने में क्या होती हैं? तिथि होती हैं। एकम है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है। और उसी अकॉर्डिंग हमारे आज पूर्णिमा, आज अमावस्या है, आज अष्टमी 2 है इस मंथ में, सप्तमी 1 है। तो उसका रीज़न क्या होता है? कई बार ये जो ज्येष्ठ होते हैं ये 2 आते हैं, वर्षा कम होती है। उसका रीज़न क्या होता है? जो घटत और बढ़त होती है उसको इसमें एडजस्ट करना होता है। आपने देखा होगा कि 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, जिसको लीप वर्ष बोलते हैं। जो फैब होती है आपकी 29 दिन की आती है। तो हम क्या करते हैं इसमें, कहीं ना कहीं तो उस एक दिन को एडजस्ट करेंगे ना, इसलिए कभी सप्तमी 2 हो जाती हैं, कभी अमावस्या 2 हो जाती हैं। आपने देखा होगा पितृकार्य सोमावस्यु, इस प्रकार से। तो जो हमारा हिंदी महीना है, हम कह सकते हैं भारतीयों का जब नव वर्ष प्रारंभ होता है तो किससे प्रारंभ होता है? इस चैत्र से प्रारंभ होता है। चैत्र के बाद बैसाख महीना आता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। पौष बड़े आते हैं, आपने देखा होगा कि लोग धर्म कर्म करते हैं। तो अलग अलग महीनों का अलग अलग महत्व है।
ये हमारे 6 ऋतुएं पाई जाती हैं और कहने को यही है कि भारत में सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। विश्व में जितनी भी ऋतुएं पाई जाती हैं वो सभी कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हिंदी महीने किस पे निर्भर हैं? चंद्रमा की कलाओं पर, और जबकि अंग्रेजी महीने किस पे निर्भर हैं? सूर्य पर। हम मानसून पवनों की आगे बात करने से पहले 2 चीज़ें बताना चाहूँगी आपको। एक होता है ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए क्या होता है, आगे जब हम बात करेंगे तो ये बार बार हमारे बीच आएगा। ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या है? हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इधर से ये पवने और इधर से ये पवने, सही है। ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है, ये पवने इधर से आते हैं, ये पवने इधर से आते हैं। जो ITCZ है ना, इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। गर्मियों में यह उत्तर की तरफ खिसक जाता है, दक्षिणी में यह दक्षिणी ध्रुव की ओर कह सकते हैं, या हम दक्षिणी भाग की ओर खिसक जाता है। गर्मियों में जो इसकी स्थिति होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए जितनी भी वायुदाब की पेटियाँ सारी उत्तर में खिसक जाएंगी, पवनों की पेटियाँ। और जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो ये जितनी भी पेटियाँ हैं वो सारी किधर खिसक जाएंगी? दक्षिण में खिसक जाएंगी। यहाँ क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। देखिए क्या होता है, एक होता है तापमान और दूसरा है हमारे पास वायुदाब। वायुदाब, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक मिलता है, और तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कैसा मिलता है? कम मिलता है। तापमान और वायुदाब दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तापमान कम, वायुदाब अधिक, वायुदाब अधिक, तापमान कम। दूसरी एक बात और बताती हूँ, जो पवनें चलती हैं वो कब चलती हैं? जब इनमें वायुदाब का अंतर पाया जाता है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जो ITCZ है उसमें क्या होता है, यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, निम्न तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। लेकिन जब सूर्य की स्थिति यहाँ होगी तो निम्न वायुदाब का केंद्र भी किधर बनेगा? उत्तर की तरफ, सही है। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो जो ये निम्न वायुदाब का केंद्र है ये किधर बनेगा? दक्षिण की ओर। तो यही कारण है यहाँ पवनें आपस में टकराती हैं और जितनी अधिक ऊंचाई तक इसका विस्तार जाता है उसके कारण ही यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसक जाता है। गर्मी की ऋतु में यह उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरायण। और दक्षिण में सर्दियों की बात करें तो दक्षिण में खिसक जाता है, जिसको बोलते हैं दक्षिणायन। कि जो सूर्य है उसकी स्थिति में अंतर आ जाता है। अब ये जो पेटियां उधर ऊपर की ओर खिसक जाती हैं उसका रीज़न यही है, जो निम्न वायुदाब का केंद्र है वो यहाँ बनेगा, तो जितनी भी आपकी वायुदाब की पेटियां हैं ये सारी उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। तो ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस जो क्षेत्र है इसमें क्या होता रहता है? स्थानांतरण होता रहता है। आगे हम बात करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखिए मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसमें परंपरागत सिद्धांत या तापीय सिद्धांत कहा जाता है। फर्स्ट है हमारे पास परंपरागत सिद्धांत, या दूसरा नाम है इसका तापीय सिद्धांत। देखिए क्या है, ब्रिटिश के एक हेली महोदय थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। ब्रिटेन का था, उन्होंने हेली महोदय, उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। और जल समीर और स्थल समीर जो है उसका विस्तृत रूप माना जाता है इसको।
जल समीर और जो स्थल समीर है उसका विस्तृत रूप माना जाता है। देखिए क्या क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि जब तापमान में अंतर आता है तो उसके अकॉर्डिंग पवनों की दिशा में भी परिवर्तन पाया जाता है। अगर हम बात करें ऋतु कौन सी है हमारे पास, ग्रीष्म ऋतु। इसमें दो प्रकार की पवनें पाई जाती हैं, या कह सकते हैं हम कि शीतकालीन मानसून हवाएं और ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं। तो इसमें क्या होता है, अब आप देखना कि गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य की स्थिति कहाँ है, कर्क रेखा पर। सूर्य सीधा यहाँ चमक रहा है, तो यहाँ तापमान अधिक होगा या नहीं, तापमान अधिक, वायुदाब कम, वायुदाब कम। प्रायद्वीप भारत की बात करें, सूर्य पर सीधी किरणें चमक रही हैं तो तापमान अधिक, वायुदाब कम। इसके बजाय अगर हम यहाँ की बात करें, अरब सागर की बात करें, इस क्षेत्र की बजाय यहाँ पर जलीय भाग है तो तापमान क्या मिलेगा, कम, और वायुदाब, वायुदाब क्या मिलेगा, अधिक, वायुदाब अधिक। अब वायुदाब अधिक होगा तो पवनें किधर से किधर चलेंगी, पवनें चलेंगी या नहीं चलेंगी, सही है, पवनें चलेंगी। तो इनको हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें। देखो मानसून के लिए मैंने आपको बताया था कि ऋतु के अनुसार जो पवनें होती हैं वो क्या कर देती हैं, उनमें व्युत्क्रमण हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य की स्थिति कहाँ है, कर्क रेखा पर, 21 जून की हम बात कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तापमान क्या है, अत्यधिक तापमान पाया जाता है, तापमान अधिक तो वायुदाब कम। दूसरी हम इस अरब सागर की बात करें, जलीय भाग की बात करें, इस क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर तापमान कम और वायुदाब अधिक। अब यहाँ से जो पवनें चलेंगी, जलीय भाग से जो पवनें चलेंगी स्थल भाग की ओर, क्या ये वर्षा करेंगी या नहीं करेंगी, बिल्कुल वर्षा करती हुई जाएंगी। क्यों करती हुई जाएंगी, क्योंकि कौन से भाग से जा रही हैं, जलीय भाग से जा रही हैं। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी पवनों से होती है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से होती है, या हम कह सकते हैं कि ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। वायुदाब में अंतर, वायुदाब में अंतर के कारण क्या हुआ, पवनें चलना प्रारंभ हुई उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जब पवनें चलना प्रारंभ हुई तो अपने साथ जल ले गई और जल को क्या किया, उन्होंने वर्षा की। दूसरा एक चीज़ और बताते हैं, इधर हमारा पश्चिमी घाट और इधर हमारा पूर्वी घाट है, सही है। अब यहाँ से जो पवनें जाएंगी पश्चिमी घाट से टकराएंगी नहीं टकराएंगी, टकराएंगी। तो इस क्षेत्र में अगर हम मुंबई की बात करें, यहाँ पर वर्षा क्या होगी, अधिक होगी, जबकि यहाँ पुणे की बात करें, यहाँ पर वर्षा कम होगी। क्यों होगी, ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है। किस प्रकार का क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र, कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, कम होती है। अब यहाँ पहाड़ी है, इस पहाड़ी से जब आर्द्र पवनें टकराएंगी तो वर्षा कहाँ हो जाएगी, यहीं हो जाएगी। आगे क्या होगा, पवनें शुष्क हो जाएंगी, ऊपर उठेंगी और आगे निकल जाएंगे। तो मुंबई और जो पुणे हैं दोनों में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन वर्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दोनों में अंतर पाया जाता है। ये पवनों के अभिमुख है, बिल्कुल सामने है, इसलिए वर्षा अधिक होती है, और ये पवन विमुख ढाल पर है, या हम कह सकते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र में शामिल है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। दूसरा आपने देखा होगा कि भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, वो है आपका तमिलनाडु। रीजन देखिए, इधर से ये पवनें जाएंगी तो इसको छोड़ जाती हैं, ये इधर से पवनें जाएंगी, जिधर वायुदाब कम होगा, तिब्बत का पठार भी इसका एक मुख्य कारण बनता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये पवनें इधर चली जाएंगी, जो हमारा तमिलनाडु है वह छूट जाएगा, और ग्रीष्म काल में उसको वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, तो हम क्या बोलते हैं, तमिलनाडु। कि हमारे बाकी तो पूरे जो भारत की अगर हम बात करें, वर्षा गर्मियों में होती है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये पवनें इधर से ही निकल जाती हैं और तमिलनाडु हमारा यहाँ बच जाता है, जिसके कारण यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है। शीतकाल में यह लौटते हुए मानसून के माध्यम से यहाँ वर्षा होती है, क्योंकि जब वो बंगाल की खाड़ी से होकर इधर गुजरती हैं तब सर्दियों में यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये तो हमने बात करी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों की।
कि ग्रीष्म काल में जो हमारी मानसून पवनें हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से पाई जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, न के बराबर होती है। आपने भूकंप छाया क्षेत्र सुना होगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वृष्टि को हम वर्षा दोनों एक ही समरूप हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ये थी हमारी कौन सी? ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन्होंने पवनों के दो प्रकार बताए थे। एक थी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें और जो दूसरी पवनें हैं वो हैं हमारी शीतकालीन मानसून पवनें। देखिए शीतकाल में क्या होगा, ये हमारा वापिस भारत आ गया, लेकिन शीतकाल में सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है? ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और इधर 23.5 डिग्री कौन सी? मकर रेखा। शीतकालीन हमारे यहाँ ऋतु कौन सी आ गई? सर्दी की। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें कि ये भाग है जल भाग और ये भाग है स्थल भाग है, तिब्बत का पठार जो भी हम कह सकते हैं, कि स्थल भाग और जल भाग, ये भाग दोनों में तापमान कम कहाँ मिलेगा? तापमान कम यहाँ मिलेगा। सही है। सर्दियाँ पड़ रही हैं, आपके पर्वतीय भाग है, तापमान कम मिलेगा, जबकि ये जलीय भाग है इसलिए तापमान क्या होगा? अधिक मिलेगा। सही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जल का स्वभाव कैसा है, धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा। तो यहाँ पर जो जल है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर तापमान क्या होगा? अधिक होगा। स्थल भाग है, तापमान क्या है? कम है। तापमान कम है और वायुदाब क्या है? अधिक है। सही है। यहाँ पर क्या है? तापमान अधिक है और वायुदाब कम है। सही है। तो पवनों की जो दिशा है वो विपरीत होगी या नहीं होगी? सही है। ये वाली पवनें जब इधर से बंगाल की खाड़ी से गुजरेंगी तो इस तमिलनाडु पर क्या कर देंगी? वर्षा कर देंगी। सही है। अब ऐसे तो देखा जाए पहाड़ी क्षेत्र से पवनें आ रही हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जब यहाँ क्या होता है, गंगा के मैदान से थोड़ी बहुत जलवाष्प को ग्रहण कर लेती हैं, थोड़ी बहुत वर्षा कर देती हैं। नहीं तो पवनें किस प्रकार की रहती हैं? शुष्क पवनें रहती हैं। लेकिन तमिलनाडु के पास यहाँ जो पवनें हैं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं और जलवाष्प को ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु में वर्षा कर देती हैं। शीतकालीन मानसून पवनें कि सर्दियों में देखिए पवनों की दिशा में पूर्ण रूप से क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं जिसके कारण पवनें चलना प्रारंभ करती हैं। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। तो इधर उच्च वायुदाब है, इधर निम्न वायुदाब है। जलीय क्षेत्र है, तापमान इस क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर क्या है? अधिक है। तापमान अधिक तो वायुदाब कम। सर्दियाँ हैं आपके यहाँ, पहाड़ी क्षेत्र अत्यधिक ठंडा हो गया, तापमान क्या हुआ? कम, वायुदाब अधिक। इसलिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब पवनें चलती हैं तो पवनों की दशा में पूर्ण रूप से व्युत्क्रमण पाया जाता है। कह सकते हैं कि गर्मी और सर्दियों की जो पवनें चलती हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बंगाल की खाड़ी से पवनें निकलती हैं और इस वाले क्षेत्र में क्या कर देती हैं? वर्षा कर देती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को ग्रहण कर देती हैं। आगे तमिलनाडु आता है तो वहाँ पर वर्षा कर देती हैं। और आपने सुना होगा कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है तो कौन सा है? तमिलनाडु। एक चीज़ हम इसमें एक बात और करेंगे कि जिसमें हमने ग्रीष्मकालीन अगर मानसून की जब बात की थी कि विश्व की जो सबसे अधिक जनसंख्या है वर्षा है वो कहाँ पाई जाती है? हम सभी जानते हैं कहाँ पाई जाती है? इस मेघालय वाले उसमें पाई जाती है। यहाँ जब ये पवनें यहाँ से गुजरती हैं तो अपने साथ यहाँ से आर्द्रता ले लेती हैं और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सीधी जो आर्द्र पवनें होंगी पहाड़ियों से टकराएंगी तो वर्षा होगी या नहीं होगी? दूसरा, जो यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कीप की आकृति की हैं और उनकी ऊंचाई भी अधिक पाई जाती है। जब तक वह अपनी पवनें अपनी सारी आर्द्रता नहीं खो देती तब तक वो पवनें बाहर नहीं निकल पाती हैं। यही कारण है कि विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है? भारत में होती है।
पहले उस स्थान का नाम था चेरापूंजी और वर्तमान समय में क्या है, मोसिनराम। मोसिनराम यहाँ पर क्या होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। स्थान में परिवर्तन हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से विभिन्नता रखता है तो परिवर्तन आ जाता है। तो ये हमने बात की थी परंपरागत सिद्धांत की, हेले महोदय ने दिया था, ब्रिटेन का था। और जलीय और स्थलीय जो समीर हैं उनको क्या माना था, उन्होंने इम्पोर्टेंस उसकी मानी थी और जिसके आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। कल हम नेक्स्ट बात करेंगे गत्यात्मक सिद्धांत की। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत या विश्व में की सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है, कौन सी पहाड़ियों में पाई जाती है, या जगह का नाम मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।